स्टूडेंट्स, अपन बायो का टॉपिक पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आपके 12th में एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन है, उसमें से पाचन तंत्र अपने आप में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि पाचन तंत्र या कोई भी और दूसरा भी तंत्र है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। बेसिकली हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। अब क्या उस भोजन को सीधे तौर पर जिस अवस्था में उसे ग्रहण किया जा रहा है उस सीधे तौर पर उससे ऊर्जा प्राप्ति संभव है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है वो भोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी कि वो जटिल अवस्था का पदार्थ है, तो हम उससे सीधे सीधे तौर पर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ इस रिक्वायरमेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे को एक ऐसा सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के फूड को या फूड एलिमेंट्स को ऐसे फॉर्म में चेंज करके जिसको हमारी बॉडी ना केवल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके बल्कि उसको बॉडी में एब्जॉर्ब भी किया जा सके। यानी कि अगर एक मोटे तौर पर कहा जाए तो जो भोजन हम जिस जटिल अवस्था में खा रहे हैं वो ऊर्जा उत्पादन में सीधे सीधे योगदान देने की तो दूर की बात है, वो शरीर में सीधे तौर पर अवशोषित भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन्स ही अपने आप में रखता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट के बारे में पता चल गया कि हमें फूड को उसकी एब्जॉर्बेशन कंडीशन या उसको यूं कहें कि ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में लेकर आना है, इसलिए हमें उस पाचन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। पाचन तंत्र अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में पाचन तंत्र दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। पाचन तंत्र के दो घटक होते हैं, एक तो इसका है आहार नाल और दूसरा इसका घटक होता है पाचक ग्रंथि। आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल क्या है? आहार नाल एक लंबी तथा पेशीय कुंडलित संरचना है जो इस पाचन की क्रिया के लिए इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने के लिए जगह यानी कि स्पेस प्रोवाइड करती है, जगह प्रदान करती है कि जहां पर ये फ्रेगमेंटेशन की क्रिया संपन्न हो। तो ये एक तरह से जो कहा जाए कि आहार नाल जो है ये एक पैसेज है, एक जगह है या एक स्थान है जहां पर ये पाचन का पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा होता है। और दूसरा हमारे पास है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां अर्थात वे ग्रंथियां जो स्रावित करती हैं पाचक रस, और इन पाचक रसों में होते हैं विशेष प्रकार के एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स के थ्रू ही इस पाचन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। यानी कि जैसे एक रिएक्शन है और रिएक्शन में कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है जिसके बिना रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती, वैसे ही ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो कह दो या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर आपको निश्चित रूप से एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं पाचक ग्रंथियों द्वारा। यहाँ पर पाचक ग्रंथियां उन सोर्स का काम करेंगी जिससे पाचन की प्रोसेस पूरी हो रही है। तो इन दोनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है? पाचन तंत्र बनता है। अब हम पहली चीज पर आते हैं। हमारे पास है पहली चीज आहार नाल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें आहार नाल की तो इसकी स्टार्टिंग होती है मुख से और ये एंड होती है गुदा। यानी कि अगर ओवरऑल डायरेक्ट लेंथ देखें तो मुख से गुदा तक का जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली मनुष्य में 1 मीटर का है, पर उस 1 मीटर की डायरेक्ट लेंथ में हमारे पास आहार नाल की लगभग 8 से 10 मीटर की लंबाई
उपस्थित होती है। अगर किसी 1 मीटर की लेंथ में 8 से 10 मीटर की लंबाई की कोई वस्तु अगर डाली जाए तो निश्चित रूप से संभव यही होगा कि वो मुड़ी हुई अवस्था में यानी कुंडलित अवस्था में पाई जाएगी। अर्थात ये कह सकते हो कि आहार नाल जो है वो 8 से 10 मीटर की लंबाई की है, मुख से शुरू होकर गुदा तक फैली होती है और एक पेशीय कुंडलित संरचना। अगर इस आहार नाल की अगर अपन देखते हैं कि उत्पत्ति कैसी है, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर ये आहार नाल कैसी है, तो उत्पत्ति के आधार पर आहार नाल 2 सिस्टम से मिलकर बनती है। एक तो होता है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। एक्टोडर्मल जो पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा है। अगर मुख के अंदर देखें तो मुख का शुरुआती भाग जो तालू तक का है वो तो एक्टोडर्मल है क्योंकि वो बाहर की त्वचा से अंतर्वलन से बना है। उसके बाद का संपूर्ण भाग एनस को यानी मलाशय को छोड़कर मलाशय का जो अंतिम हिस्सा है गुदा द्वार वो एक्टोडर्मल है। बाकी की संपूर्ण आहार नाल किससे बनी है? एंडोडर्म से बनी है। तो एक्टोडर्मल जो ओपनिंग्स पर यानी मुख पर और गुदा पर जो ओपनिंग्स हैं वो तो है एक्टोडर्म से और बाकी की शेष आहार नाल का भाग किससे बना है? एंडोडर्म से। तो इस प्रकार उत्पत्ति के विषय में देखा जाए तो ये एक्टोडर्मल प्लस एंडोडर्मल दोनों प्रकार का पोषण निभाते हैं। ग्रंथियों की अगर बात की जाए तो हमारे पास दूसरा हिस्सा था पाचक ग्रंथियां। तो ग्रंथियां लगभग सारी मेसोडर्मल है। तो मेसोडर्मल पार्ट है ग्रंथियों का। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि आहार नाल या पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो उत्पत्ति के आधार पर लगभग तीनों ही जननिक स्तरों से निर्मित होता है। पहला स्तर एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म, तीनों ही स्तर यहाँ पर काम में आते हैं। अब अपन फंक्शनली पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी, यानी कि हमें पढ़ना है आपके पाचन तंत्र की संरचना। तो संरचना के अंदर प्रथम आहार नाल से शुरू कर रहे हैं। तो आहार नाल में हम पहला भाग लेते हैं इसकी ओपनिंग अर्थात मुख भाग, माउथ। आहार नाल एक दरार रूपी छिद्र, ये जो मुख है हमारा ये एक दरार रूपी छिद्र है। इस दरार रूपी छिद्र से बाहर खुलती है और मुख को कवर करने के लिए या इसको ढकने के लिए इस पर पाए जाते हैं ओष्ठ यानी कि लिप्स। ये ओष्ठ होते हैं दो, ऊपर की ओर पाया जाता है ऊपरी ओष्ठ यानी कि अपर लिप और नीचे की तरफ है हमारे पास निचला ओष्ठ यानी कि लोअर। ये दोनों ओष्ठ हमारे जो मुख द्वार है उसको बंद रखते हैं। दोनों ओष्ठ चलायमान हैं यानी कि दोनों ओष्ठ गति कर सकते हैं। इनके चलायमान होने के पीछे एक पेशी का बहुत बड़ा रोल होता है। इन दोनों ओष्ठों पर ऑर्बिकुलेरिस ओरिस नामक पेशियां पाई जाती हैं जिनके कारण ये दोनों ओष्ठ गतिशील होते हैं। साथ ही इन दोनों ओष्ठों पर लेबियल ग्रंथियां भी होती हैं जो इनकी भीतरी सतह पर पाई जाती हैं। ये लेबियल जो ग्रंथियां हैं, ये लेबियल ग्रंथियां इन ओष्ठों को नम और चिकना बनाए रखती हैं, मॉइस्चर प्रदान करने का कार्य करती हैं ये लेबियल ग्लैंड्स। ऊपरी जो ओष्ठ है, ऊपरी ओष्ठ नाक के ठीक बीचों बीच, इस जगह से ऊपरी ओष्ठ ठीक बीचों बीच से कुछ दबा हुआ होता है। यानी कि अगर ये देखें अपन, ये ऊपरी ओष्ठ, ये निचला ओष्ठ, तो ये जो दबी हुई जगह है नाक के ठीक बीचों बीच से दबा होता है, इस दबी हुई जगह को बोलते हैं फिल्ट्रॉन। ये जो नाक के पास से ओष्ठ दबा हुआ है इसे फिल्ट्रॉन कहा जाता है। इसके पश्चात मुख अंदर की तरफ गतिशील हो जाता है एक गुहा के अंदर, जिससे बोलते हैं दूसरा भाग मुख गुहा। बकल करें, ये मुख गुहा जो है, ये मुख गुहा हमारे मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी।
ये मुख के भीतर की ओर उपस्थित एक गुहा रूपी संरचना है। इस मुख गुहा का निर्माण चारों तरफ की अगर स्थिति देखा जाए तो मुख गुहा की जो छत है वो तो कहलाती है तालु। पहले तालु जो है ये दो भागों में बटा होता है। आगे की ओर जो तालु है वो पाया जाता है कठोर तालु। ये बना होता है अस्थियों से। इस पर कुछ रीस पाई जाती हैं, इस तरह की दरारें, इन्हें बोलते हैं तालु वालियां। इंग्लिश में कहते हैं पैलेटाइन रिज। ये जो तालु वालियां हैं ये स्वर के उच्चारण के समय हमें सहयोग प्रदान करती हैं। भोजन को जब चबाया जाता है तो चबाते वक्त भोजन मुख से बाहर ना आ जाए, इसमें भी ये तालु वालियां हमें सहयोग प्रदान करती हैं। सभी प्रकार के तालव्य शब्दों का जो उच्चारण है वो इन पैलेटाइन रिज यानी तालु वालियों से ही संभव हो पाता है। दूसरा जो तालु होता है वो कहलाता है कोमल तालु। ये गुंबदाकार संरचना है जो कठोर तालु के पीछे की ओर पाई जाती है। ये जो गुंबदाकार संरचना है ये कार्टिलेज अर्थात उपास्थि से निर्मित होती है। तो इस प्रकार जो छत है मुख गुहा की वो तालु कहलाती है। नीचे की ओर आए अर्थात फर्श की बात करें मुख गुहा के तो फर्श पर पाई जाती है जिह्वा। ये संपूर्ण रूप से पेशीय संरचना है, इसमें अस्थिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इस पेशीय संरचना का पश्च सिरा तो संलग्न होता है मुख गुहा की फर्श से ही। ये संलग्न होने वाला सिरा कहलाता है फ्रेनुलम लिंगुई। ये एक वलन होता है, त्वचीय वलन पर होता है जो मुख गुहा के अंदर जिह्वा के पश्च सिरे को मुख गुहा की फर्श से जोड़ता है। फोल्डेड है, थोड़ा सा वलनित रूप में पाया जाता है ये फ्रेनुलम लिंगुई। और एक सिरे से जिह्वा संलग्न होकर जिह्वा अपने अग्र सिरे पर फ्री होती है अर्थात मुक्त रूप से गतिशील होती है। इसके अलावा इस मुख गुहा का लगभग 20% हिस्सा दांत एवं गालों के बीच में एक दरार रूपी स्थान के साथ पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रघ्राण वेस्टिब्यूल। ये वो हिस्सा है जो दांत और गाल के बीच में है। तो यहाँ पर सिर्फ म्यूकस ग्लैंड यानी कि श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्मा स्रावित करके इस हिस्से को चिकना बनाती हैं। भीतर की ओर दंत पाए जाते हैं अर्थात मुख गुहा में और भी संरचना उपस्थित है जिन्हें कहते हैं दांत। ये जो दांत हैं ये अस्थियों से निर्मित होते हैं और ये जो दांत हैं ये उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो ये एक्टोमीजोडर्मल होते हैं। किस प्रकार के? एक्टोमीजोडर्मल। ऐसा इसलिए है कि एक्टोडर्म से तो दांत का बाहरी भाग निर्मित होता है। जो ये दांत की संरचना देखिए, दांत का कुछ हिस्सा मसूड़े के अंदर धसा हुआ है अर्थात ये जो गम्स हैं इनके अंदर जो हिस्सा धसा हुआ है वो सामान्यतः डर्मिस स्तर से विकसित होता है और त्वचा का डर्मिस स्तर हमेशा मीजोडर्मल होता है यानी उत्पत्ति के आधार पर ये मीजोडर्म स्तर से विकसित होता है। जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है, हालांकि ये हिस्सा कम है अर्थात मात्र 30% हिस्सा दांत का बाहर निकला हुआ है मसूड़े से। ये जो हिस्सा है ये उत्पत्ति के आधार पर एक्टोडर्मल होता है क्योंकि यह एपिडर्मिस से विकसित होता है और त्वचा का एपिडर्मिस स्तर हमेशा एक्टोडर्मल होता है। इसीलिए दांत को उत्पत्ति के आधार पर बोला जाता है एक्टोमीजोडर्मल। अब अगर हम दंत की बात करें तो दंत का कार्य क्या है? दंत का कार्य है मैकेनिकल डाइजेशन। पाचन की जो क्रियाविधि है उसमें दो तरीके का पाचन सम्मिलित है। एक है रासायनिक पाचन और एक होता है यांत्रिक पाचन। समझने के तौर पर ये समझिए कि यदि कोई एक बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पर कोई कैटलिस्ट डालकर उस पर अभिक्रिया करवाई जाए तो उत्पाद प्राप्त होने में समय भी ज्यादा लगता है और उत्पाद की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। इसी के तौर पर यदि उस
को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके सरफेस एरिया को इंक्रीज करके अगर हम उस पर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। सेम थ्योरम यहाँ लागू होती है। यदि उस भोजन को जो हम खा रहे हैं उसे रासायनिक पाचन के साथ साथ यांत्रिक रूप से भी टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए तो वो पाचन और अधिक उत्कृष्टता से और शीघ्रता से हो जाता है। बस यही कार्य किसका है, दंत का है। अर्थात जो भोजन हम खा रहे हैं दंत उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है और इस प्रकार मुख गुहा के अंदर दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके उसका यांत्रिक पाचन किया जाता है। एक बात जो जिह्वा के अंदर यहाँ पर हमारे पास थी, जिह्वा का कार्य क्या है। जिह्वा एक तो भोजन को दांतों के नीचे पहुंचाती है ताकि उसको अच्छी तरीके से टुकड़ों में विभक्त किया जा सके, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, जिह्वा स्वाद का ज्ञान करवाती है। जिह्वा एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। हमारे शरीर में देखा जाए तो 5 ज्ञानेंद्रियां उपस्थित हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से जिह्वा जो है वो स्वादेंद्रिय कहलाती है क्योंकि वो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। स्वाद के ज्ञान के लिए जिह्वा पर कुछ पैपिला पाए जाते हैं। ये पैपिला आप समझ सकते हैं एक तरह से पेशीय गर्द, छोटे छोटे गर्दनुमा संरचना है और उन पैपिला के अंदर होती हैं टेस्ट बड अर्थात स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं हमें 4 तरह के स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। हमारी जिह्वा 4 प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने में सक्षम है। एक स्वाद होता है मीठा, एक स्वाद होता है खट्टा, एक है कड़वा और 4 है नमकीन। अर्थात जिह्वा से इन 4 प्रकार के स्वाद का क्या किया जा सकता है, ज्ञान किया जा सकता है। तो जिह्वा एक स्वादेंद्रिय की भांति कार्य करती है। वापस अगर आते हैं दंत पर, दंत की बात करें तो दंत की संरचना हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिया है। ये दंत की संरचना, प्रारूपिक दंत की संरचना का चित्र है। इसके अंदर अगर अपन देखें तो दांत का कुछ हिस्सा ये मसूड़े की यानी जबड़े की अस्थिकाओं से बाहर निकला हुआ है और कुछ हिस्सा अंदर दबा हुआ है। लगभग 60% ऑफ पोर्शन जबड़े की अस्थि की गर्तिकाओं में धंसा हुआ होता है और केवल 40% भाग ही इसका अस्थिकाओं से बाहर निकला होता है। ये 40% भाग पहले भी मैंने बताया, ये एक्टोडर्मल संरचना है अर्थात ये एपिडर्मिस से बनती है, और ये मेसोडर्मल संरचना है अर्थात ये चर्म स्तर यानी डर्मिस से निर्मित होती है। अगर दांत की संरचना में और आगे देखें तो सबसे बाहरी स्तर जो है वो पाया जाता है इनेमल स्तर। इनेमल एक केमिकल सब्सटेंस है जिसे आप यूं कह सकते हो कि ये हार्डेस्ट बायोकेमिकल मटेरियल है जो हमारे संपूर्ण सृष्टि का, या ये कह दो जैविक उत्पाद जो अगर देखें तो वो सबसे कठोरतम जैविक उत्पाद है ये। इसका श्रवण, इनेमल का श्रवण हमारे दंत में उपस्थित एक प्रकार की कोशिकाएं जिनको बोलते हैं एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं। इन एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं के थ्रू इस इनेमल नामक केमिकल सब्सटेंस का श्रवण किया जाता है जो दांत के ऊपर चमकीली सफेद परत के रूप में पाया जाता है। भीतर की तरफ देखें, इनेमल के नीचे एक स्तर पाया जाता है जिसको डेंटिन स्तर बोलते हैं। ये सीमेंट के समान कठोरतम पदार्थ से निर्मित होता है और इस डेंटिन स्तर के अंदर भी एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। और ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं ये विशेष प्रकार के इस डेंटाइन का जो सीमेंटम पदार्थ है उसका क्या करती है, श्रवण करती है। ये भी उस दंत की मजबूती को क्या करता है, बढ़ाता है। मध्य के अंदर देखें तो इस दांत की संरचना के ठीक बीच में एक पल्प कैविटी यानी कि हिंदी में कहें तो गोल्ड गुहा की उपस्थिति पाई जाती है। इस गोल्ड गुहा में कुछ मज्जा स्वरूप पल्प भरा होता है। साथ ही इस गोल्ड गुहा के अंदर पाई जाती हैं तंत्रिकाएं और रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां इसे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि जो ऊपर ओडोंटोब्लास्ट और एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें सुचारू रूप से ऑक्सीजन या फूड मटेरियल जो है उसकी प्राप्ति होती रहे और वो उपापचय क्रियाएं करके ऊर्जा प्रदान करती रहे। और यहाँ पर दूसरी चीज पाई जाती है तंत्रिकाएं जो सेंसिटिविटी के लिए होती है अर्थात किसी भी प्रकार के तंत्रिकीय संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। तो यहाँ इस पल्प कैविटी यानी गोल्ड गुहा के अंदर तंत्रिकाएं और रक्तवाहिनियां वितरित हैं
जो दोनों अपने अपने कार्य को संचालित करते हैं। इसके बाद अगर देखें तो ये दोनों मसूड़े की अस्थि गर्तिकाओं में खुलती है गोल गुहा। यहां से एक चीज निकल कर आती है, यदि इस गोल गुहा के मुख को यहां से बंद कर दिया जाए तो आगे रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती है, और रक्त की सप्लाई नहीं होगी इसका मतलब आगे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब जो ये कोशिकाएं हैं ये मृत हो जाएंगी। मृत हो जाएंगी तो दंत आगे वृद्धि नहीं करेगा। तो एक सीमित स्तर तक ही मनुष्य में दांत वृद्धि करते हैं, असीमित वृद्धि नहीं होती। उसका एक कारण यही है कि ये जो खुली मूल वाले दांत हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, और जब ये एक निश्चित अवधि के बाद अगर ये मूल बंद हो जाए तो उसके बाद उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाने से वहां वृद्धि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये ओवरऑल एक दंत की संरचना है जो मनुष्य में दंत मसूड़े की अस्थि की गर्तिकाओं में धंसे हुए पाए जाते हैं। एक और बात, दंत की जो बात करें, दंत है वो मनुष्य के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 3 प्रकार की विशेषताओं युक्त होते हैं। पहले प्रकार की विशेषता है कि दंत विषम दंती प्रकार, विषम दंती अर्थात इंग्लिश में हेटेरोडोंट। विषम दंती से तात्पर्य है कि जितने भी दंत मनुष्य के मुख गुहा में उपस्थित हैं वो सभी दंत अलग अलग प्रकार के हैं और इसी प्रकार उनके कार्य निर्धारित है। अगर मनुष्य के तौर पर देखा जाए तो हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के दंत पाए जाते हैं। एक कहलाते हैं क्रंथक, इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर्स। दूसरे कहलाते हैं रत्नक, इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन्स। तीसरे कहलाते हैं अग्रचर्वणक, इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर, और अंतिम है चर्वणक जिन्हें कहा जाता है मोलर। तो इस प्रकार से सभी दांत अलग अलग प्रकार के हैं, इसीलिए मनुष्य को विषम दंती कहा जाता है। अगर किसी जीव के सभी दांत समान प्रकार के हों तो उसे समदंती यानी होमोडोंट कहा जाता है। मनुष्य के तौर पर यहाँ पर इसे विषम दंती अवस्था में देखा जाता है। कृंतक दांत यदि अगर हम आगे जबड़े की बात करें तो इनकी संख्या है 8, रत्नक की संख्या होती है 2, अग्रचर्वणक की संख्या होती है 4 और चर्वणक की संख्या होती है 6। तो इस प्रकार से हमारे पास तो इस प्रकार से हमारे पास 16 दांत अर्ध जबड़े में उपस्थित हैं, और यदि इसको डबल करेंगे तो हमारे पास मनुष्य के कुल दांत यानी कि 32 दांतों की संख्या आ जाएगी। तो ये तो अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए विषम दंती कहा जाता है। दूसरी विशेषता जो मनुष्य के दंत की है कि मनुष्य के दंत की उपस्थिति कहाँ है, तो मनुष्य का दंत कहलाता है गर्ददंती प्रकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थीकोडोंट। गर्ददंती अर्थात एक इस प्रकार के दांत होते हैं जो जबड़े की अस्थि के शीर्ष पर संलग्न होते हैं, उन्हें अग्रदंती एक्रोडोंट कहा जाता है। जबकि जो दांत जबड़े की अस्थि की गर्तिकाओं में प्रविष्ट होते हैं, धसे होते हैं, अंदर तक धसे हुए हैं, वो मजबूती से संलग्न होते हैं, इस प्रकार के दांतों को कहा जाता है गर्ददंती। तीसरी विशेषता जो मनुष्य के दांतों की आती है हमारे पास, वो कहलाती है द्विबार दंती, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइफाइडोंट। अर्थात मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांतों की उत्पत्ति होती है। एक प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो दांत आते हैं वो अस्थायी दांत कहलाते हैं, उनकी संख्या होती है 20। अस्थायी दांतों की संख्या 20 है। वे दांत एक निश्चित समय के पश्चात किशोर अवस्था में आने से पूर्व झड़ जाते हैं और उनका स्थान लेते हैं दूसरे दांत जो संपूर्ण जीवन पर्यंत चलते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी दांत। तो इस प्रकार एक अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत 2 बार दांतों की उत्पत्ति के होने के कारण मनुष्य को कहा जाता है द्विबार दंती। द्विबार दंती जो है उसके आधार पर कुल दांतों की संख्या 20 है। और बढ़िया बात कि यहाँ पर मनुष्य में 20 दांतों में से प्रीमोलर दांतों की अनुपस्थिति पाई जाती है। द्विबार दंती दांतों की वजह से बाल्यावस्था में जो 20 दांत हैं
उनका कुछ इस प्रकार का स्थिति है। अगर हाँ, एक और चीज दंत में आती है जिसे कहा जाता है दंत सूत्र। यहाँ पर आपको मैं वो भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। दंत सूत्र इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डेंटेशन। दंत सूत्र की बात करें तो सभी प्रकार के दांतों के विन्यास को एक सूत्र रूप में या गणितीय रूप में विवेचना करना या उसे सूत्र में प्रकट करना कहलाता है दंत सूत्र या डेंटेशन। यहाँ अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमने अभी पढ़ा कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये अर्ध जबड़े का दंत सूत्र है, तो यहाँ पर अर्ध जबड़े का लिखेंगे और फिर जितने दांतों की संख्या आएगी उसे दुगना करने पर हमें संपूर्ण दांतों की संख्या प्राप्त होगी। तो वयस्क मनुष्य का अगर अपन दंत सूत्र देखें तो हमारे पास वयस्क मनुष्य के इंसाइजर ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2, कैनाइन्स जो दांत हैं दंत, ये चीरने काटने के काम आते हैं। ये मांसाहारी जंतुओं में ज्यादा विकसित हैं, परंतु मनुष्य जो सर्वाहारी है इसलिए मनुष्य में भी कैनाइन्स विकसित हैं परंतु उतने ज्यादा विकसित नहीं है। शाकाहारी जंतुओं में कैनाइन्स या तो पाए ही नहीं जाते हैं या उनमें बहुत ही अल्प विकसित दंत होते हैं। प्रीमोलर की संख्या देखें तो ये भी ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2, और मोलर्स की संख्या देखें तो ऊपरी जबड़े में 3 और निचले जबड़े में 3। कुल मिलाकर यहाँ देखें तो हमारे पास 16 हो गया अर्ध जबड़े का, तो 16 × 2 = 32। ये 32 दांतों की संरचना एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र कहलाता है। तो इस प्रकार सभी प्रकार के दांतों को एक सूत्र रूप में या गणितीय रूप में विभक्त करना हमारे पास दंत सूत्र को जन्म देता है। अगर यही वयस्क मनुष्य की बजाय हम बाल्यावस्था के जो अस्थायी दांतों का दंत सूत्र है अगर उसे देखें तो एक बच्चे के अंदर यहाँ पर इंसाइजर्स वही ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2, कैनाइन्स की संख्या भी वही ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में, परंतु प्रीमोलर दंत कभी भी बाल्यावस्था में उपस्थित नहीं होते। इस प्रीमोलर दंत की अवकाशिका या ये मान लो प्रीमोलर दंत की जगह ही मोलर दंत पाए जाते हैं, तो नहीं उपस्थित है अर्थात 0 0 लिखेंगे। और मोलर दंतों की संख्या भी केवल 2 ही होती है जबड़ों के अनुसार। ये जो तीसरा मोलर दंत है जो चारों तरफ के जबड़ों में 4 दंत हैं, ये दंत 20 से 22 वर्ष की अवस्था में विकसित होना शुरू करते हैं। इसीलिए इस तीसरे मोलर दांत को विजडम टीथ अर्थात अक्ल दाढ़ कहा जाता है। सामान्य तौर पर इसका अक्ल से कोई लेना देना नहीं है, परंतु एक ऐसी अवस्था में विकसित होती है जब व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाती है, इसलिए इसे प्रारूपिक रूप से अक्ल दाढ़ कहा जाता है। विजडम टीथ ये तीसरा मोलर दांत है जो एक 18 से 20-22 वर्ष की उम्र में विकसित होता है। तो ये एक बच्चे का दंत सूत्र है जहां प्रीमोलर नहीं है। इसके बाद जब स्थायी दांत आएंगे इनको गिरने के पश्चात तब यहाँ पर प्रीमोलर विकसित होगा, पर वो किसमें होगा? इस मोलर की गुहा में ही प्रीमोलर विकसित होंगे और मोलर के लिए नई गुहा बनेगी और फिर प्रारंभ में 28 दांत होंगे। ये फिलहाल तो 20 दांत जो बच्चे के हैं 28 दांत होंगे और फिर वही 4 दांत जो मोलर के हैं वो बाद में आएंगे लगभग 20-22 वर्ष की उम्र में, तब जाकर कुल मिलाकर हमारे पास ये 32 दांतों की व्यवस्था प्राप्त होगी। इस प्रकार ये जो दंत उपस्थित हैं ये मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि यांत्रिक पाचन का कार्य संपन्न करते हैं। इस प्रकार मुख और मुख गुहा का टॉपिक यहाँ फिनिश होता है।